राधिका यादव के पिता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राधिका के पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दीपक पर बेटी राधिका की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। तो गुरुग्राम का यह मामला टेनिस खिलाड़ी, नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव और उनके पिता को अरेस्ट किया गया था। आरोप पिता पर ही लगा कि उन्होंने गोली मारकर बेटी की हत्या कर दी। अलग अलग थ्योरी सामने आई और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दीपक यादव यानी कि जो राधिका के पिता हैं, उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दीपक पर बेटी राधिका की हत्या का आरोप लगा है। कहा यह गया कि राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे। अलग अलग थ्योरी सामने आई है और इसके अलावा लगातार एक जो वीडियो भी वायरल हो रहा था, राधिका का सर्कुलेट हो रहा था, इसको लेकर भी नाराजगी थी। तमाम अलग अलग बातें। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन सबके बीच 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है दीपक यादव को। तो 25 साल तक जिस बेटी को पाला, फिर आखिर बेटी को क्यों मार दिया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यह खबर देखने और सुनने के बाद पूरा देश भी स्तब्ध है। राधिका के पिता दीपक यादव ने क्या बताया? पिछले 15 दिन से सोया नहीं था। यह दीपक यादव यानी राधिका के पिता की तरफ से कहा गया पुलिस पूछताछ में। घर में बेचैन घूमता रहता था, घर में भी किसी से बात नहीं करता था, यह खबर आ रही है। राधिका का सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट करवा दिया था। बार बार राधिका पर एकेडमी बंद करने का दबाव था। लोगों के ताने से अक्सर परेशान रहता था। लोग बेटी की कमाई खाने का ताना देते रहते थे और इससे जो दीपक है वो काफी ज्यादा परेशान था। राधिका ने कई बार भरोसा रखने के लिए बोला था, जो इससे पहले भी बातचीत हुई थी या फिर बहस हुई थी। राधिका अपने पिता की काउंसलिंग करती थी। राधिका ने कहा था 2.5 करोड़ खर्च किए बर्बाद नहीं होने दूंगी। बच्चों को टेनिस के लिए ट्रेनिंग देने की बात कही थी और यही वजह है कि टेनिस ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत भी और बिल्कुल घर के पास, जहां पर दीपक यादव का घर है, बिल्कुल उसके घर के पास ही टेनिस एकेडमी। और आखिरकार इसी से काफी ज्यादा नाराज और काफी ज्यादा खफा और इसके बाद दीपक ने अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। जो आरोप लगा, जो अभी तक की बात पुलिस की तरफ से सामने आई है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राधिका के पिता दीपक यादव को भेज दिया गया है। और विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, कई सारे सवाल है। शुरुआत में कहा गया कि जो बेटी है उसकी टेनिस एकेडमी को लेकर नाराज थे, लेकिन फिर पता चला कि खुद जो दीपक है उसी ने ही इस पूरी टेनिस एकेडमी को बनाया था, पूरा जो खर्चा है वो किया था। फिर एक वीडियो जो था जो लगातार वायरल हो रहा है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभी तक का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो तफ्तीश हुई है, उसमें क्या बातें सामने आ रही है? देखिए, बात की जाए तो दीपक यादव को आज कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और पुलिस की पूछताछ में जो 1 दिन की पुलिस रिमांड ली गई थी, उसमें सूत्रों के मुताबिक निकल के सामने आया है कि जो दीपक है उसे गांव वाले लगातार ताना दिया करते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है और इसी के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये निकल के अभी तक सामने आया है, लेकिन कई खुलासे इसमें निकल के ये सामने आ रहे हैं कि आखिरकार दीपक ने क्या इसी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले दीपक के कहने पर ही राधिका ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किया था, जिस पर वो अपनी जो एकेडमी थी उसकी एडवर्टाइजमेंट डाला करती थी। तो क्या वजह थी, क्यों डिलीट करवाया गया सोशल मीडिया अकाउंट? ये कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ चैट जो है वो राधिका की निकल के सामने आई है, जिसमें वो अपने कोच से ये बातचीत करती हुई नजर आ रही है कि वो कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहती है, परिवार वालों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की बात जो है वो राधिका करती हुई चैट में नजर आ रही है। उसके अलावा चीन में खाने की दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया की बात करती है, दुबई की बात करती है, बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में उसके रिश्तेदार हैं। इसके अलावा दीपक के बारे में बताती है कि पापा पैसों को लेकर बातचीत करते हैं। तो कई चैट्स, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, कई चीजें निकलकर सामने आ रही। ताना मारा जाता था या फिर वीडियो है, तो तमाम चीजें। 1 दिन की पुलिस पूछताछ हुई है, लेकिन अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दीपक यादव को भेजा गया। ये पूरी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। इधर राधिका मर्डर केस के अभियुक्त दीपक यादव से पूछताछ जारी है। पुलिस पूछताछ में दीपक ने कहा कि वो पिछले 15 दिन से सोया तक नहीं था। अभियुक्त पिता ने और क्या कहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के गुरुग्राम में राधिका मर्डर मामले में आरोपी पिता ने कई दिन से हत्या की बड़ी साजिश रची थी। अभियुक्त दीपक ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा था।
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त दीपक ने कई बातें बताई हैं। दीपक ने पुलिस को बताया कि वो हत्या से पहले 15 दिन तक नहीं सोया था। उसने बताया कि वो घर में बेचैन घूमता रहता था। इस दौरान वो घर के किसी सदस्यों से बात भी नहीं करता था। राधिका अपने पिता दीपक की काउंसलिंग भी करती थी। हत्या के कुछ दिन पहले ही राधिका ने अपने पिता के दबाव के चलते अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। दीपक बार बार राधिका को एकेडमी बंद करने को बोलता था। वो लोगों के ताने से परेशान रहता था। राधिका ने कई बार पिता को भरोसा रखने के लिए बोला था। राधिका ने अपने पिता को समझाने की कई बार कोशिश भी की। वो कहती थी उसके ऊपर 2.5 करोड़ डीएच खर्च किए हैं, उन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपनी प्रतिभा से बच्चों को टेनिस के लिए ट्रेन करूंगी। मौत से पहले 15 दिनों में पिता और बेटी के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। उसके बाद से ही पिता के दिमाग में बेटी की हत्या करने के विचार आने लगे। उसके बाद पिता ने हत्या की साजिश रची। और चलिए अब बात करते हैं सैलाब के कहर की। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर छतरपुर में तेज बारिश के बीच पोखराव नदी का पुल बह गया और इसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। देखिए आप। वीडियो छतरपुर जिले के भमीटा का है, जहां पोखराव नदी पर बना अस्थायी पुल नदी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और पानी के साथ ही बह गया। पुल बह जाने से खरियानी, पलकोहा, ढूंढन सहित 4 गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। इन गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई घंटों का लंबा सफर तय करके लोग आवाजाही को मजबूर हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। स्थानीय दुकानदार भी जलभराव से बेहाल हैं। रोड में पानी भर रहा है, सबके घरों में, हमारे घर में पानी भर गया है डब्बे में। तो ये पता कोई ग्राहक नहीं आ पाता है। पानी भरा है, कम से कम 3 फुट पानी हो गया है। क्या चाहते हैं आप? पानी ये चाहते हैं कि नाला खुल जाए, जो साफ हो जाए पानी। ग्राहक आउंजन लगे, भमीठा का नाम पूरा डूब हो जा रहा है। बताओ जो पानी। लगातार बारिश के बीच पुल को दोबारा बनाना मुश्किल है। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल पिछले 24 घंटों से तेज बारिश के चलते पोखराव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में भी छतरपुर जिले में तेज बारिश का अलर्ट है। और देखिए इस बीच यूपी के चित्रकूट से एक बड़ी खबर आ रही। यूपी के चित्रकूट में घर डूब गए हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। हालात अचानक से बहुत तेजी के साथ बदले। यूपी के चित्रकूट से खबर है, यहां पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई जो घर हैं, कई जो मकान हैं, वो इसकी चपेट में आ गए। क्या हाल हुआ है आप देखिए इस रिपोर्ट में। चित्रकूट में बारिश के बाद आधी रात के समय मंदाकिनी नदी का जलस्तर इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी नजर आई। दिन होते होते रिहायशी इलाकों में ऐसे हालात बन गए कि लोग नाव से आवाजाही करने के लिए मजबूर हो गए। तुरंत आला अधिकारी जलभराव वाले इलाकों में पहुंच गए। अभी क्या स्थिति, क्या रास्ते भी ब्लॉक हो गए? हाँ, ये पुरानी लंका से जो रास्ता जाता है ये भी पूरी तरह से ब्लॉक है, पानी इस पर आ गया है। और इधर सतना रोड पर भी पानी आ गया है, कई जगह पर भरा हुआ है। जैसे लंका तिराहा, मंदाकिनी घाट, राघव प्रयाग घाट और ओगधाम घाट, यहाँ पर जो हमारे पास रेस्क्यू टीम है उनको लगाए हैं, अधिकारियों को भी सूचित किए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि 2016 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी। कई पर्यटक होटलों में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। 2016 जैसे हालात बन गए। नाव के जरिए श्रद्धालुओं को होटलों से निकाला जा रहा है। और देखिए एक बड़ी खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पर बारिश के बाद जल भराव हुआ है। रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। पानी में कई गाड़ियां भी खराब हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए हापुड़ की तस्वीरें हैं और यहां पर भी भारी बारिश के बाद देखिए घुटनों तक पानी भर गया है। जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। रिहायशी इलाके में घर तक आधे डूब गए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। और वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में कई जिलों में 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। और इन सब के बीच हरिद्वार में पानी में डूब रहे एक शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आपको दिखाते हैं। अरे डूब गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। देखिए कैसे उफनती गंगा नदी के बहाव में एक श्रद्धालु फंस गया और पानी के साथ बहने लगा। जैसे ही शख्स को एसडीआरएफ के जवानों ने डूबते हुए देखा, देखिए कैसे पानी में कूदकर वो उसकी जान बचाने में जुट गए। सबसे पहले एक जवान ने पानी में कूदकर बहते हुए शख्स को पकड़ लिया। उसके बाद एक और जवान ने कूदकर इन दोनों को रोकने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर आगे से आ रही रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वीडियो रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ का है, जहां पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आवाजाही पर असर पड़ा है। रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में आज तेज बारिश की संभावना जताई है। बारिश का दौर अगले 48 घंटों तक जारी रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बारिश के बीच हो रहे लैंडस्लाइड के चलते भी प्रशासन अलर्ट पर है। और खबर हिमाचल से। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई है 60 सेकंड में। वहां के हालात क्या है, आप देखिए। कुल्लू में बादल फटने के बाद मंडी कुल्लू हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से हाईवे से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा है। यहां फ्लैश फ्लड के दौरान पहाड़ से पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी नीचे सड़क पर आ गया। अचानक आई बाढ़ से रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। उम्मीद की जा रही है अगले कुछ घंटों में मंडी कुल्लू हाईवे पर आवाजाही शुरू हो जाएगी। कुल्लू की सैंज घाटी में फ्लैश फ्लड की घटना जानलेवा साबित हुई है। रैला पंचायत में फ्लैश फ्लड के चलते 10 लोगों की जान चली गई और 2 लोग अभी भी लापता हैं। जिला कुल्लू में अभी कुछ दिन से भारी वर्षा कुछ पॉकेट्स में हो रही है, जैसे कि मणिकरण और मनाली। लेकिन कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं तो सैंज सेक्टर में हमारे लॉसेस हुए थे। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में 10 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग मिसिंग हैं जो सैंज रैला से, और ओवरऑल लॉस हमारे 34 करोड़ 80 लाख के आसपास की है। हिमाचल में 20 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। तब से अब तक 22 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। हादसों में अभी तक 740 करोड़ का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। और बात अगर की जाए पंजाब की, तो पंजाब के बठिंडा शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां पर नहर टूटने से घरों में पानी भर गया और उसके बाद प्रशासन पानी निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। भटिंडा शहर का साई नगर पिछले 24 घंटे से जलमग्न है। शुक्रवार सुबह से ही इलाके के करीब 250 घरों में पानी भरा है। पानी के ज्यादा बहाव के चलते सरहिंद नहर टूट गई, जिसके चलते ये हालात बने। पिछले 24 घंटों से घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार नहर टूटी है, लेकिन प्रशासन नहर की मरम्मत करने में लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते एक बार फिर नहर टूट गई और घरों में पानी भर गया। गणपति इनक्लेव का जो बैक साइड वाला एरिया है, साई नगर वाला एरिया है, उन एरियाज़ में ये थोड़ा सा इनएक्सेसिबल एरिया है। इसमें हमारे पास जाने के लिए डायरेक्टली रास्ता जो है वो वहाँ तक स्पॉट तक नहीं पहुँचता है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में मिट्टी वगैरह बाकी सारा साजो सामान पहुँचाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने एक टेम्प्रेरी रोड जो है एक तरफ से बना दिया है, दूसरी तरफ से जो एक स्लेज कैरियर है उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे थ्रू एक और पाथ बना लिया जाए। जलभराव की घटना के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर नहर के जलस्तर को कम कर दिया गया। साथ ही पंप की मदद से रिहायशी इलाके से पानी निकाला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। हालांकि जलभराव से हुए नुकसान पर प्रशासन चुप है। और वहीं असम भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। कई गांव में पिछले 7 दिनों से पानी भरा हुआ है और लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें असम के गोलाघाट की हैं, जहां के ज्यादातर गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश की वजह से धनसिरी, गिलाधारी, मेकांग और काली नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसका पानी अब रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। घरों में कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो गई है। लोगों को मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई आदमी नहीं आया देखने के लिए। लोग देखो छोटा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लोग भी है, यहाँ सांप वाप आता है, लोग का कोई खबर नहीं है। सब घर डूब गया है। घर डूब गया है। तो आप कहाँ रहते हैं आप लोग? अब अभी खिबी पता है, घर में रहता है। क्या हमारे गाँव का है। कितने घर अभी पानी के नीचे? बहुत गाँव, बहुत घर नीचे पानी में नीचे है। ये माउट गाँव है, कोलिया पानी का पानी है। यहाँ 120 घर ही, मतलब बहुत सारा लोग ऐसे डूब गए हैं, घर भी डूब गए। बाढ़ की वजह से किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। जिले से अब तक 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट की, जहां पर बारिश के बीच एक 4 लेन सड़क धंस गई। घटना के बाद अब इसके निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। बालाघाट गोंदिया 4 लेन सड़क का निर्माण तेजी से जारी है। इसी दौरान कुछ दिनों की बारिश ने निर्माण कार्यों की पोल खोल दी। देखिए कैसे 4 लेन सड़क का बड़ा हिस्सा दरक गया। बारिश के चलते सड़क के किनारों पर बनी स्लोप की मिट्टी पूरी तरह बह गई, जिससे कंक्रीट स्ट्रक्चर तक खिसक चुका है। कई जगहों पर साइड का कच्चा हिस्सा पूरी तरह दरक गया है।
सड़क का मलबा किसानों के खेतों में बहकर पहुंचने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। करीब 1100 करोड़ की लागत से केसीपीएल कंपनी इस 4 लेन सड़क का निर्माण कर रही है, जिसे 2026 तक पूरा किया जाना है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या काम पूरा करने की हड़बड़ी में इसकी गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं किया जा रहा। ये लापरवाही भविष्य में बड़े हादसों की वजह बन सकती है। मेरी ये मांग है, जनता की तरफ से मेरी मांग है ये कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कमेटी बैठाई जाना चाहिए। सड़क का मलबा भी किसानों के खेतों में बहकर फसल को बर्बाद कर रहा है। और अब आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर लेकर चलते हैं, जहां पर बारिश की वजह से रिहायशी इलाके इन दिनों जलभराव से जूझ रहे हैं। राजस्थान में बारिश की वजह से भी नदी नाले उफान पर है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रणथंभौर के झरने और नालों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया है। पानी बढ़ने के चलते लोगों से नदी झरनों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। बारिश के चलते जिला मुख्यालय के बीचों बीच बहने वाले लटिया नाले में पानी का बहाव बढ़ गया। वहीं पुराने शहर के मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों की शिकायत थी कि हर साल उन्हें इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में लोगों को कुछ और दिन जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 2 सालों से मुझे बहुत परेशानी होती है और बच्चे को स्कूल छोड़ने में, ले जाने में, या खुद को भी आने जाने में, मैं खुद मतलब साधन बिल्कुल ब्लॉक जाम हो जाता है। और मैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं इधर माउंटेन स्कूल में बच्चे, और कभी कभी हमारे आवाज़ के अंदर होके जाते हैं, कभी पानी को पैंट को ऊंची करके जाते हैं, तो बहुत परेशानी का सामना। खबर पटना से। पटना में बेलगाम अपराधियों ने एक और कारोबारी की हत्या कर दी। अपराधियों ने पटना में तृष्णा मेगा मार्ट दुकान के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर खूनी वारदात को अंजाम दिया। पटना के रामकृष्ण नगर के जकरियापुर इलाके में देर रात बाइक सवार अपराधियों ने किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर खड़े दुकानदार को बदमाशों ने काफी नजदीक से गोली मारी है। गोली लगने के बाद घायल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आशंका है कि यह हत्या पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है रामकृष्ण का थाना, डीएसपी साहब, और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पर आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके ने गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बालू के बड़े व्यापारी रमाकांत यादव की भी पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बिहार में इसी साल चुनाव हैं। सभी दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद केंद्रीय मंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संदर्भ में पटना साइबर थाने में कांड संख्या 1592/25 दिनांक 11/7/2025 को दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एलजेपी ने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही प्रशासन से इस मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को लेकर आज एक पत्रकार के इंस्टाग्राम पर उन्हें बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में जो भी संलिप्त अपराधी हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न हो सके। और अब बात करते हैं अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे की। एयर इंडिया विमान हादसे की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, इससे पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। रिपोर्ट में और क्या सामने आया, यह खबर आप देखिए। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है।
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। AAIB की रिपोर्ट में विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई बाधित होने जैसी कई अहम बातों की तरफ इशारा किया गया है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे, जिसके बाद विमान क्रैश हो गया था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया, जिसके बाद इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदल गए। इंजन 1, इंजन 2 के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। फ्यूल स्विच बंद होते ही इंजन की ताकत घटने लगी। उसके बाद फ्यूल स्विच को वापस रन मोड में किया गया था, जिसके बाद विमान के इंजन 1 की रिकवरी पूरी हो गई, लेकिन विमान के इंजन 2 की रिकवरी पूरी नहीं हुई। इसके बाद विमान की रफ्तार तेजी से घटने लगी, जिसके बाद विमान मेडिकल कॉलेज से टकरा गया। और अहमदाबाद विमान हादसे पर रिपोर्ट सामने आने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट ओपी तिवारी की तरफ से क्या कहा गया, यह आपको सुनाते हैं। करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एफियम ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। तिवारी सर, एक बात बताइए, ये कैसे पॉसिबल है जो प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया? करुणा, ये जो स्विचेज है, फ्यूल कंट्रोल स्विच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अपने आप जाना असंभव सा लगता है। अभी जो लिमिटेड जो लीक हुआ है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का 1 या 2 स्टेटमेंट लीक हुआ है। जब तक पूरा स्टेटमेंट सब कुछ सामने नहीं आएगा, तब तक ये इसको सही तरीके से सहना ठीक नहीं है। देखिए, 1950s में ही ये समझ लिया गया था कि ये स्विच को हमें डबल प्रोटेक्शन देना चाहिए और देना पड़ेगा, तभी चलेगा। उस समय से एक लीवर कंट्रोल किया गया। वो पहले लीवर को अनलॉक किया जाता है, उसके बाद से स्विच को ऑपरेट किया जाता है। तो स्विच को ये ऑपरेट किया जाता है, तो ये डेलिबरेट एक्शन है। और पायलट ने मना कर दिया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो इसके ऊपर बहुत संदेह, बहुत लॉजिकल रीजन, मतलब बहुत ही लॉजिकल संदेह पैदा होता है कि कैसे हुआ फाइनली। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते कि फुल प्रूफ, बहुत सर्टिफाइड, बहुत बढ़िया इंजन है, बहुत तेज आजान। तो ये अगर हुआ है, टेक्निकली अगर ये हुआ है, तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बोइंग हैज टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इधर अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर बोले हैं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। AAIB ने पेशेवर तरीके से जांच की है। राम मोहन नायडू की तरफ से यह बयान आया है प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद हादसे पर। अभी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। राम मोहन नायडू का यह बयान, प्रारंभिक रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट से पहले कोई भी निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। To appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. और देखिए, कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है। फिर रेप की वारदात से कोलकाता में हड़कंप मच गया है। लॉ कॉलेज के बाद IIM कोलकाता में रेप की वारदात सामने आई है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट पर रेप का आरोप लगा है। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की जान पहचान। IIM के जोकर बॉयज हॉस्टल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो यह आपको बता दें कि लॉ कॉलेज के बाद जिस तरह से IIM कोलकाता का ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद फिर से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता रहे हैं। कोलकाता में एक बार फिर से रेप की वारदात सामने आई है। लॉ कॉलेज के बाद IIM कोलकाता का यह पूरा मामला है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट पर रेप का आरोप लगा है। और जो अभी तक की खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इंस्टाग्राम पर दोनों की जान पहचान हुई थी। IIM के जोकर बॉयज हॉस्टल में इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो कोलकाता IIM कैंपस में रेप की वारदात, क्या हुआ है पूरी डिटेल आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। IIM कैंपस में लड़की की एंट्री नहीं कराई गई। इंटर्नशिप और काउंसलिंग के लिए आई थी पीड़ित। अभियुक्त के कमरे में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दिया गया। अभियुक्त ने पीड़िता को खाना खाने और वेट करने को कहा। खाना देने के बाद अभियुक्त कमरे से चला गया। खाना खाते ही उसी कमरे में पीड़िता बेसुध हो गई। होश में आने के बाद पीड़िता को रेप का पता चला। कैंपस से निकलकर पीड़िता ने थाने में FIR दर्ज कराई है। तो यह पूरा मामला कोलकाता से IIM कैंपस में यह होना,
अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कोलकाता से संवाददाता रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट आप देख लीजिए। कौशबा लॉ कॉलेज के बाद अब कोलकाता IIM फिर से एक धर्षण की मामला हुआ है, जहां पे आरोप यह है कि एक सेकेंड ईयर के छात्रों ने एक लड़की का कैंपस के अंदर बॉयज़ हॉस्टल में बलात्कार किया है। इस वक्त मैं हूं IIM जो कोलकाता है उस कैंपस के सामने, और आप देख सकते हैं गेट जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया है और जो छात्र हैं जिनके खिलाफ ये आरोप है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पे ये जोका हाईवे है और पुलिस अभी भी प्रिजन वैन से यहाँ पे उतर रहे हैं। आज जो लड़का है जिनके खिलाफ ये आरोप है, जो आरोपी है, उनको कोर्ट में प्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद जैसे कोर्ट उनका विचार करेंगे उस हिसाब से ये तदन चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये कैंपस अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस है, देश का अव्वल नंबर एक कैंपस है, उसके अंदर कोई बाहर का छात्र घुसती है एक छात्रों के साथ और फिर कैंपस बॉयज़ हॉस्टल पहुंच जाती है और उसके बाद वहां पे उनका धर्षण हो जाता है। ऐसा कांड हो रहा है और CCTV फुटेज है वहां पे, फिर भी यहां पे किसी को कुछ पता नहीं है। आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे उनके साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब ये घटना घटी थी तब ये के दादा आप लोग कहाँ पे थे कल जब घटना घटी थी? दादा आप लोग कहाँ थे? दादा ये पूरा मामला अभी तक पुलिस ने संगीन लिया है अपना, लेकिन ये भी बात है कि ये एक के बाद एक कोलकाता में जैसे रेप हो रहा है, इसमें अब धीरे धीरे राजनीति भी जुड़ रही है। कैमरामैन अभिजीत समर के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पटना से। पटना के रानी तालाब के पास नहर में एक कार डूब गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज जारी है। सभी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के कारणों का अभी पता चल नहीं पाया है। कार पानी में डूबी हुई है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस और बचाव टीम के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को भी देख सकते हैं। हादसे की तस्वीर है पटना के रानीगंज तालाब की। पुलिस के मुताबिक पालीगंज के रानी तालाब के पास ये अनियंत्रित कार सरैया गांव के पास नहर में जा गिरी। घटना की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद JCB मशीन और दूसरे साधनों के साथ पुलिस कार को निकालने की कोशिश शुरू की। लोगों का कहना है कि पानी में गिरने के बाद कार के गेट नहीं खुले, जिससे कार सवार डूबने लगे। पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। 5 व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 व्यक्ति की गंभीर हालत था और 2 व्यक्ति सभी को PSC विक्रम ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा 3 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। मृतकों की पहचान 52 साल की निर्मला देवी, 36 वर्षीय नीतू कुमारी, 10 साल की अस्तित्व कुमारी के रूप में हुई है, जबकि नंदन सिंह और रिद्धि सिंह का इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार सभी लोग वैशाली जिले के महुआ के रहने वाले थे, जो किसी की शादी की सालगिरह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से हाजीपुर जा रहे थे। और देखिए मुंबई से खबर है, जहां पर मुंबई से सटे नायगांव में बैडमिंटन खेलते वक्त एक नाबालिग की मौत हो गई। मौत की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बिजली के करंट से मौत की ये CCTV तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वीडियो में देख सकते हैं बिजली के झटके के बाद ये लड़का जमीन पर गिरता है। उसका साथी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेजान सा दिखता है। आसपास के दूसरे साथी भी जो बैडमिंटन खेलने पहुंचे थे हरकत में आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। अब आपको CCTV की तस्वीरें शुरू से दिखाते हैं, जिसमें 10वीं में पढ़ने वाला छात्र आकाश शटलकॉक निकालने के लिए रेलिंग पर चढ़ रहा है। एक लाठी के सहारे उसका दूसरा साथी मदद कर रहा है। बताया जाता है कि इस बीच लोहे के ग्रिल के पास AC लगा होता है, जिसमें करंट बह रहा होता है। शटलकॉक लेने के चक्कर में आकाश का हाथ करंट के संपर्क में आया। जैसे ही उसके दोस्त ने उसे छुआ, उसे भी जोर का झटका लगा और इतने में आकाश भी जमीन पर आ गिरा। हादसे के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। यह घटना शाम 7 बजे के बाद हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मैकेनिक बुलाकर तुरंत AC से निकलने वाले करंट की भी जांच की। बताया जा रहा है कि बिजली मैकेनिक ने ठीक से AC की फिटिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। दिल्ली के सीलमपुर में आज सुबह 4 मंजिला एक इमारत गिर गई और इस हादसे के बाद 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3 से 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और स्थानीय लोग ईंटें हटा रहे हैं।
मलबा साफ कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि बिजली की तारें भी गिरी हैं, एक स्कूटी भी दबी पड़ी है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सीलमपुर की है, जहां आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। बेड खिसक के ये मेरी तरफ को खिसका, मेरी आँख खुली तो मैंने कहा क्या मामला हो रहा है। मैंने बच्चों को अपने थोड़ा थोड़ा खिसकाया पल्ली तरफ को, ये दीवार ऐसे फाड़ के अंदर को आई है, जैसे जब तूफान अंदर को आ गया। फिर मुझे कुछ दिखाया, मैंने बच्चे ढूंढे अंधेरे के अंदर। बिल्डिंग गिरने की खबर मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ राहत बचाव दल की टीम पहुंची। देख सकते हैं कि गलियां संकरी है, जिस वजह से राहत और बचाव कार्य में पुलिस प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। 7 लोग रेस्क्यू करके अभी प्रवेश हॉस्पिटल में भेजे। 7 लोगों को सर कैसे तबीयत उन लोगों की तो सीरियस है? अभी तक मैं कह नहीं सकता। सर अंदर कितने लोग दबे होने का आशंका है? 3 या 4 आदमी अंदर होंगे। अभी फ्लैट आपको देते हैं 5 मिनट से। और अब खबर बरेली से है, जहां पर लोगों ने सड़क पर धान रोपना शुरू कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, आप देखिए पूरी खबर। धान की रोपाई का मौसम है, कीचड़ भी अच्छा है, धान के पौधे की रोपनी भी जारी है। लेकिन ये तस्वीरें खेती की नहीं बल्कि खस्ता हाल सड़क को दिखाने के लिए बनाई गई है। जिस जगह पर लोग धान की रोपाई कर रहे हैं वो कोई खेत नहीं बल्कि एक सड़क है। यकीन करना मुश्किल है, गांव वालों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये रास्ता चुना। ये वीडियो यूपी के बरेली का है। गांव वालों का कहना है कि साल भर से आंवला के टाकुंदापुर की सड़क खुदी पड़ी है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। लगातार हो रही भारी बरसात के बाद ये सड़क काफी जानलेवा हो गई है। कई महिला और बुजुर्ग गिरकर घायल हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रामपुर ब्लॉक के अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायतें की गई, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई, जिसके बाद लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर धान बोने का फैसला किया ताकि अधिकारियों तक उनकी बात पहुंच सके। गांव वालों की माने तो एसडीएम ने भी जल निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग से बात करके जल्द समाधान की बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट से परेशान बाबा के पूर्व नौकर संचित ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। संचित को धर्मांतरण नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। देखिए रिपोर्ट। छांगुर बाबा का कैसे जाना था? छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो। यह बीती है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के यहाँ काम करने वाले की, जिस पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। बच्चे की शादी और भविष्य के लिए पैसे का प्रलोभन देकर सनातन धर्म छोड़ने को कहा गया। जब बात ठुकराई तो जान से मारने की धमकी दी गई। हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। जान पर बन आने के बाद संचित रातों रात भाग निकला और बलरामपुर थाने के साथ एसपी तक शिकायत की। संचित का कहना है कि बाबा के रसूख की वजह से उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। धमकी मिल रही है, अभी भी मिल रही है। जो उनके वो है ग्रुप है ना, वो धमकी दे रहे हैं कि आप अगर नहीं ऐसा गवाही अगर नहीं पलटोगे तो आपका जान बचेगा नहीं। छत्रपति शिवाजी के 12 किले यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने लोगों से कहा कि इन ऐतिहासिक किलों को देखने और मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत को नजदीक से जानने का अनुभव करें। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 ऐतिहासिक किलों को अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये किले मराठा साम्राज्य की मजबूत सैन्य रणनीति और वास्तुकला का प्रतीक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस उपलब्धि और सम्मान से सभी भारतीय गदगद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस भव्य मराठा सैन्य परिदृश्यों में कुल 12 ऐतिहासिक किले शामिल हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि एक तमिलनाडु में स्थित है। जब हम मराठा साम्राज्य के गौरव की बात करते हैं तो ये केवल एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत है जो सुशासन, अद्वितीय सैन्य रणनीति, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की मिसाल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे महान शासक हमें ये सिखाते हैं कि अन्याय चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसके आगे न झुकने के लिए ये हमें साहस देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि वे इन ऐतिहासिक किलों को देखने और मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत को नजदीक से जानने का अनुभव करें। इधर अमरनाथ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संवेदनशील जगहों पर
मेकशिफ्ट नाके बनाकर बीएसएफ के जवान निगरानी कर रहे हैं। आप देखिए टीवी9 संवाददाता महराज अहमद की रिपोर्ट। हम अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक बीएसएफ नाके के पास है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी यात्रा का जो है वो काफिला गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बीएसएफ का नाका है और इस नाके के अंदर बिल्कुल इस हाईवे पर नज़र रखी जा रही है और इसके ज़रिए से ही इस पूरे काफिले को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीएसएफ के जवान यहाँ पे इस बंकर में ये मेकशिफ्ट नाकाज होते हैं, जो कि विशेषकर हम कहें अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए लगाए गए हैं। ये जो यात्रा है उसका काफिला जो है गुजर रहा है और अभी ऐसे बीएसएफ की जो ड्यूटी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो है इनको निगरानी के साथ साथ अलर्टनेस भी जो है दिखानी पड़ती है और अलर्ट रहना पड़ता है, ताकि जो भी एडवर्सरीज़ हैं उनको समय रहते जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो उसको समय रहते जो है उसका जो है निवारण किया जाए। अनंत और राधिका की शादी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। इस आयोजन की भव्यता और रस्मों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। तस्वीरें द ग्रेट इंडियन वेडिंग की है। अनंत और राधिका की शादी की वजह से भारतीय कल्चर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। राधिका और अनंत अंबानी की वेडिंग विश्व पटल पर एक यादगार लम्हा बन गई। शादी में हुआ बेमिसाल अतिथि सत्कार पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया। राधिका और अनंत अंबानी की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई। इस मैरिज इवेंट ने भारत की समृद्ध विरासत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। सिनेमा, संगीत, खेल, उद्योग और राजनीतिक जगत की तमाम हस्तियां इस शादी की गवाह बनी थी। समारोह में शामिल हुई विश्व की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी ने भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक मामलों में उसकी निर्णायक भूमिका को पेश किया। अंबानी परिवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विभिन्न क्षेत्रों से आई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की भव्य मेजबानी कर ये साबित किया कि वो वैश्विक रिश्ते बनाने के दिशा में प्रयासरत हैं और वो भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम योगदान दे रहे हैं।